हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस सेशन में जिसमें मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जुड़ा हूं डिफेंस वाला के इस प्लेटफॉर्म पर। जिसमें आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि डिस्कशन के लिए जरूरी है, आपके जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं डिफेंस में, चाहे वो एनडीए का हो, सीडीएस हो, एफकैट हो, या फिर आप जा रहे हो सीएपीएफ के लिए, तो इंटरव्यू में आप जाएंगे तो वहां पर आपसे कुछ ऐसे बर्निंग इश्यूज पूछे जाते हैं जो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। और वर्ल्ड लेवल पे भी उनका काफ़ी अच्छा एक स्टेज होता है जहां पर लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। दुनिया के हर देश इसमें अपनी बात को रखना चाहते हैं और इंटरफेयर करना चाहते हैं, हर मामले में अपनी कुछ ना कुछ राय रखते हैं। बात करते हैं ऐसे ही एक मामले की, जो आर्टिकल 370, जिसको अभी कोर्ट ने एक तरीके से, जो हमारी एपेक्स कोर्ट है इंडिया की, उसने बिल्कुल सही बताया है कि ये इसका हटाया जाना बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्या था इससे पहले आर्टिकल 370 में, ये सब कुछ जानेंगे। क्योंकि हमें वो चीज़ जाननी है जो हमें कभी अगर हमें इंटरव्यू में कहा जाए कि आप इसके बारे में बताएं थोड़ा सा, क्या चीज़ें पहले ऐसी थी जो अब नहीं है, क्या ऐसी चीज़ें आपको और भी जाननी चाहिए इसके बारे में, और भी इंपॉर्टेंट से मुद्दे जो हम लोग नहीं जान पाते, उन सबको भी हम लोग यहाँ पर टच करेंगे और ये बता पाएंगे कि हम किन किन पहलुओं पर उसको हटाने के बाद अच्छे तरीके से और काम कर पा रहे हैं। और ये भी जानेंगे साथ में कि पहले ऐसा क्या था जो अब नहीं है, और 370 में ही क्या स्पेशल स्टेट का प्रोविजन है, या कोई और भी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में है जो आपके स्पेशल स्टेट्स के बारे में बात करता है। हर चीज़ पे चर्चा करेंगे, हर एक पहलू, पॉलिटिकल हो चाहे इकोनॉमिकल हो या फिर आपके सोशल से बिलोंग करता हो, उन सभी के बारे में आपको एक डेटा देंगे जो गवर्नमेंट ने जारी किए हैं, और उन पर एक एक करके चर्चा करेंगे जो आपके शायद इस पूरी कन्फ्यूज़न को, कि क्या ऐसा चेंज हुआ कि जब पहले 370 था और अब जबकि नहीं है, तो क्या जरूरी है चीज़ें जानने के लिए। तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। कुछ न्यूज़ के बारे में देखते हैं कि न्यूज़ क्या क्या रही है। तो इससे पहले बता दूं कि अगर इस पूरे सेशन की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें आपको ये क्यूआर कोड दिया गया है इसके थ्रू, और सारी सेशन के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। देखिए, आप बात करते हैं, अगर हम 4 साल पहले की आर्टिकल 370 जब हटाया गया था, उसको पूरी तरीके से समाप्त किया गया था, और स्टेट जो आपका कश्मीर जिसमें आता था, उसके 2 हिस्से किए गए, दोनों को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, एक को लद्दाख और एक को जम्मू कश्मीर किया गया। तो ये पूरा मामला क्यों हुआ, क्या थी ऐसी जो जानने वाली बातें, 370 है क्या, ये भी जानेंगे। तो आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, कितना वहाँ पे पीस आया है, और किन किन पहलुओं पे सरकार ने नए इनिशिएटिव लिए हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या रोल रहा है, वो सब ये पूरा आपको दिखाएंगे। और ये पूरी जो यहाँ पे एक नया स्टेट फॉर्मेशन, नई स्टेज दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक थोड़ा सा फोटो में दिखाया गया कि हमारे जो होम मिनिस्टर साहब यहाँ पे जो एक पूरे ऊपर नॉर्थ के हिस्से को दो वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक दोनों को यूटी बना रहे हैं, एक आपका जम्मू कश्मीर, एक आपका लद्दाख हो रहा है, और यहाँ पे कुछ आपके आर्टिकल्स। तो हम जानेंगे इस धारा को हटाने के पीछे मकसद क्या था और जानकारी क्या है। तो देखो, इसमें पूछा गया है कि आखिर ये जो आपका 370 क्या है, इतने ज़्यादा सुरक्षा इंतजाम क्यों करने पड़े, आखिर हुआ क्या, 5 अगस्त 2019 को वहां पर इतनी अतिरिक्त सुरक्षा बल क्यों लगाया गया। क्योंकि देखिए, बहुत दिनों से जहां पे आर्टिकल 370 आपका लागू था, जिसे कहा गया था कि उसको एक स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था, आपने 2 आर्टिकल सुने होंगे, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 371। 371 में आपको बता दो, 371 जो आपका है वो जे तक आपका सब सेक्शन वहाँ जे तक काम करता है, जिसमें 11 स्टेट ऐसे हैं जिसमें आपको देखा जाए तो गुजरात और महाराष्ट्र के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट शामिल किए गए हैं। 371 जो है किसी भी राज्य की डेवलपमेंट में कोई बाधक नहीं है, जबकि 370 में ऐसी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन थी जो आपको आम स्टेट से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते थे। तो 370 क्या है, तो यहाँ देखेंगे 370 के मामले में क्या है कि मतलब भारत की संसद को जम्मू कश्मीर के लिए रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार चाहिए होता था, और अन्य किसी मुद्दे पर कोई कानून करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए होता था। मतलब ये जो कानून है, बहुत सारी चीज़ें जो राज्य सरकार को वहाँ पे हम लोग करना चाहें, उसके लिए पहले वहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन लेके ही हम कानून बना सकते हैं। मतलब कहने का पूरे जो जुडिशियल फैसले होते थे रेस्ट ऑफ इंडिया एंड जम्मू कश्मीर की जो फैसले होते थे, वो एक तरफा लागू नहीं होते थे, पूरे भारत पे तो लागू होते लेकिन वहाँ लागू नहीं होते थे। तो एक पूरी लिस्ट है जिसको मैं आपको थोड़ा सा दिखाने के बाद समझाना चाहूँगा किन किन मुद्दों पे हम लोग वहाँ पर बिल्कुल काम नहीं कर पाते थे। ऐसा क्या था जो हमारे लिए रिस्ट्रिक्शन था, जो लोग नए हैं बिल्कुल नहीं जानते, तो उनको मैंने पॉइंटर्स में समझाने की कोशिश की कि किन किन मुद्दे जो 370 में वहाँ पे उसके अंतर्गत आते थे, जब 370 हमने हटा दी तो वो सारे मुद्दे क्या हो गए,
वो वहां से पूरी तरीके से खत्म हो गया। मतलब उन चीजों का जो रिस्ट्रिक्शन था वो पूरी तरीके से क्या हो गया, खत्म हो गया। और बताएंगे भी कुछ पॉलिटिशियंस का क्या कहना रहा कि जब 370 उनके यहाँ लगाई हटाई गई तो उनको क्या ऐसी दिक्कतें थी, उन्होंने अपनी बातों को रखा, तो उस पर भी जानेंगे। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता मिलती थी जो अब नहीं मिलेगी। अब वो केवल वन इंडिया हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि भारत है तो भारतीय, सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारे यहाँ पूरे मैक्सिमम स्टेट में सिंगल सिटीजनशिप होती है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, देयर इज नो स्टेट सिटीजनशिप, मतलब राज्य की नागरिकता नहीं होती, केवल देश की नागरिकता होती है। तो वहां पे क्या होता था, वहां के राज्यों के नागरिक होना, पहले जम्मू कश्मीर का सिटीजन, देन आपके इंडिया का सिटीजनशिप। जैसे अमेरिका में होता है, अमेरिका में भी डुअल सिटीजनशिप है, वैसे पहले जम्मू कश्मीर में होता था जब वहां पे 370 आर्टिकल था। अब बात करते हैं, जम्मू कश्मीर का अलग झंडा हुआ करता था, मतलब जैसे हमारा नेशनल फ्लैग है उनका भी अपना एक अलग फ्लैग हुआ करता था। आर्टिकल 356 वहां पे लागू नहीं हो सकता था, मतलब राष्ट्रपति शासन वहां लागू नहीं होता था। आर्टिकल 360 लागू नहीं हो सकता था। 360 मतलब आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी वहां लागू नहीं हो सकती थी। नेशनल इमरजेंसी लागू हो सकती थी, 350 लागू हो सकता था, लेकिन 56 और 360 लागू नहीं हो सकता था। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों के लिए कोई आरक्षण नहीं था, मतलब जो माइनॉरिटीज में थे उनका कोई आरक्षण नहीं था। माइनॉरिटी क्या होता है, जिनकी आबादी आम जो वहाँ के रहने वाले लोगों से क्या है, कम है। जैसे इंडिया में अभी आपके जो रिलीजन है हिंदू को छोड़ के बाकी सभी रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या आते हैं, माइनॉरिटीज में आते हैं, उनको बताया गया है। और बात की जाए जम्मू कश्मीर में, अब दूसरे चरण में कहा गया दूसरे राज्य के लोगों को जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने या प्रॉपर्टी खरीदने का कोई अधिकार नहीं था। वहां पर वहां के सिटीजन नहीं हो सकते थे। किसी भी विभाग पर आरटीआई लागू नहीं हो सकती थी। जम्मू कश्मीर के किसी डिपार्टमेंट से आप कोई भी जानकारी नहीं चाह सकते थे, जो आपके यहाँ आरटीआई एक्ट 2005 है। विधानसभा का कार्यकाल वहां 6 साल होता था, जबकि आपको पता है कि विधानसभा का कार्यकाल पूरे भारत के सभी राज्यों का 5 वर्ष होता था, जबकि वहां पर 6 साल होता था। अब ये मेरा कहने का मतलब ये पहले होता था जब 370 उनके लिए लागू था। अब 370 हट गया तो ये सब चीजें वैसी ही होंगी जैसे पूरे भारत के सभी राज्यों की होती हैं, सेम वैसे ही होंगी। यहाँ के राजनेताओं का कंसर्न है कि जो चीज पर केवल अभी तक जम्मू कश्मीर के लोगों का ही हक था, वो अब पूरे भारत के लोग यहाँ आकर उसमें ही पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जॉब पर, जॉब जो जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट ऑफिस से वहां पे केवल जम्मू कश्मीर के लोग अप्लाई कर सकते थे, इसलिए उनको लगता था उनका कंपटीशन केवल जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में है। अब जबकि 370 हट गई है, अब उनके पूरे सभी भारत के सभी राज्यों के लोग वहां पे एप्लीकेशन दे सकते हैं, कुछ स्पेशल प्रोविजन ना हो तब। जैसे कि आपने देखा हो उत्तराखंड में क्या होता है, उत्तराखंड की कुछ वैकेंसीज में कहा गया है कि वही लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं जो उत्तराखंड से हाई स्कूल पास हो या उत्तराखंड का डोमिसाइल हो, वैसे लोगों का। ऐसे कुछ प्रोविजन ना होने के बाद कुछ जॉब में पूरी तरीके से पूरे भारत के लोग उसमें अप्लाई कर पाएंगे। 370 की वजह से वहां पे क्या होता था, राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का कोई अधिकार नहीं होता था। मतलब राज्य के संविधान को बर्खास्त करने मतलब वहां की कोई रूल अगर उनको पसंद ना आए राष्ट्रपति को, आपको पता है कि राष्ट्रपति अगर किसी लॉ को अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता या उस पर उसका फेथ नहीं आता है, तो वो चाहे तो उस रूल को वहां से बिल्कुल हमेशा के लिए हटा सकता है। भारत की संसद जम्मू कश्मीर के संबंध में बहुत ही क्या थी, सीमित क्षेत्रों में कानून बनाने का अधिकार रखती थी। मतलब हमारी जो पार्लियामेंट है उसको सभी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर के बारे में कानून बनाने का अधिकार नहीं होता था। और भारत का सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश जो है जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कह दे, 3 तलाक का मामला कह दिया उसने, या कोई भी लैंड इक्वेशन बिल के ऊपर कहा, या कोई एग्रीकल्चर के ऊपर कोई कहा, मतलब जो भी डिसीजन आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि एपेक्स कोर्ट है उस पर लागू नहीं होता था। तो आप कह देंगे सर ये जो आपने सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो कहा है ये कैसे लागू होगा, ये इसलिए लागू होगा क्योंकि उससे पहले राष्ट्रपति जी ने वहां के 370 जो धारा है, जिस संविधान के जो संरक्षक हैं आपके, उन्होंने कहा कि ये कोई 370 आर्टिकल जैसा कोई प्रावधान टेम्परेरी था, अब ये आगे नहीं कंटिन्यू करेगा, कोई परमानेंट चीज नहीं थी, ये टेम्परेरी बेस पे बनाया गया था। अब उसको हमेशा के लिए क्या कर दिया, खत्म कर दिया, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी कि हाँ ऐसा करना बिल्कुल उचित है, ऐसा कुछ टेम्परेरी जो चीजें हैं उसको हटा सकते हैं, परमानेंट नहीं है। और वो चीज जो किसी भी आदमी के ग्रोथ में हिंडर्स आपकी पैदा करती हो या बाधक हो, उसको संविधान में रहने का कोई प्रावधान नहीं। मतलब जो आपका संविधान बनाने का कारण क्या था, लोगों का विकास हो, आर्थिक शैक्षिक और बौद्धिक विकास होना ही आपका सबसे बड़ा, पूरी तरह का ओवरऑल डेवलपमेंट करना किसी देश में रहने वाले नागरिकों का वहाँ के संविधान की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अगर वो चीज़ उसमें हिंड्रेंस है तो उसको हटाना ही सबसे बेहतर माना जाएगा। दूसरा, संविधान में जम्मू कश्मीर की महिलाओं को लेकर बड़ा प्रावधान था कि जम्मू कश्मीर की महिला अगर वहाँ के व्यक्ति से विवाह कर लेती थी तो उस महिला की नागरिकता तो रहेगी, लेकिन अगर वो किसी बाहर के राज्य के नागरिक से विवाह करेगी
तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और अगर वहाँ का पुरुष किसी और महिला से शादी कर लेता बाहर से, तो वो महिला वहाँ की नागरिकता ले सकती थी। पाकिस्तान के व्यक्ति से वो विवाह कर लेते तो जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसा चीज था जो जम्मू कश्मीर में बिल्कुल अलग सा महसूस होता था कि अगर वो किसी अदर इंडिया के रेस्ट ऑफ स्टेट से शादी करती है किसी इंसान से, किसी पुरुष से, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जा रही है। लेकिन वो पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर लेती है तो उस पाकिस्तान के व्यक्ति को वहां की नागरिकता जम्मू कश्मीर की मिल जाती थी। ये थोड़ा सा समझने लायक बातें थी जो कि वहां पर ये दूर करना था, क्योंकि इस तरह से अगर कोई पाकिस्तान का व्यक्ति यहाँ पे इंडिया में आकर शादी कर लेता है और उसके मंसूबे पाकिस्तान में से यहाँ आने का मकसद हो कि जम्मू कश्मीर में कुछ डिस्टर्बेंस पैदा करना है, तो ये देश की शांति और एकता अखंडता के लिए क्या है, खतरा है। और दूसरा ये बात कि अगर कोई चीज़ देश भारत में आता है तो भारत के लोगों के लिए कानून वो अगेंस्ट में है, और जो उसके पड़ोसी देश जो कि भारत से उसके संबंध अच्छे नहीं है उसके लिए पॉजिटिव है। कश्मीर में महिलाओं पे सरिया लागू होता था, मतलब जो इस्लामिक कानून है महिलाओं को फॉलो करने के लिए जो बनाया गया है वो लागू होता था, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बने हुए कानून। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहा गया महिलाओं को समान अधिकार होगा, महिलाओं को समान वेतन मिलना चाहिए, महिलाओं की रक्षा करने के लिए उनकी डिग्निटी, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये सारे कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, लेकिन वो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के कानून ना लागू होकर वहाँ पे सरिया का कानून लागू होता था, जो कि 370 होने पर ये एक ऐसी चीज़ थी जिसको हटाने के बाद ये चीज़ अब लागू नहीं रहेगी। कश्मीर में पंचायतों को ज़्यादा कोई अधिकार नहीं था। पंचायत जिनको हम लोग कहते हैं ग्रास रूट ऑफ डेमोक्रेसी, ये चीज़ें वहाँ पे लागू नहीं होती थी। इसलिए आपने देखा 370 हटाने के बाद सबसे पहले पंचायतों के इलेक्शन करवाए गए, जिसे लोकल गवर्नेंस या लोकल कह सकते डेमोक्रेसी लेवल पे चीज़ें मजबूत हो पाए, ये भी वहाँ पर एक कानून बना। अब बात करते हैं पाकिस्तानी, जो कहा कि 370 की वजह से कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती थी, अब वो भी नहीं मिल पाएगी। जैसे मैंने बताया कि जो जम्मू कश्मीर में है वो डुअल सिटीजनशिप का मालिक हो जाएगा ना, कि पाकिस्तान से किसी आदमी ने शादी की यहाँ की महिला से, वो कश्मीरी हो गया। कश्मीरी होने का मतलब वो डुअल इंडियन सिटीजनशिप का हकदार हो गया। तो ये भी अब नहीं रहेगा। ये 370 हटाने के बाद ये सब चीजें अब नहीं रहेंगी। तो आपको अब कंफर्म हो गया होगा क्या क्या चीजें 370 होने पे हम लोगों को वहां से अलग करती थी। अब 370 आने के बाद कश्मीर के लोग अब पूरी तरीके से वैसे ही रहेंगे, वैसे ही वहाँ के कानून फॉलो होंगे जैसे इंडिया के अदर स्टेट और यूटीज के कानून फॉलो होते हैं। अब कहा गया इंडिया को पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए उसको कब मिल जाएगा, इंडिया की गवर्नमेंट या जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट है, उसका यूनियन टेरिटरी का तमगा हटाकर वहाँ पर स्टेट का दर्जा मिलेगा। तो ये भी कोर्ट ने कहा है कि धारा 370 को हटाने के बाद उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और 30 सितंबर 2024 से पहले वहाँ इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए। डेट देने का मकसद ये था 30 सितंबर, क्योंकि जानते हैं कि उसके बाद वहाँ पे सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, और 30 सितंबर के बाद जब सर्दियाँ स्टार्ट होंगी तो वहाँ पे जो आसान नहीं हो पाता है, इतने जो वहाँ के रिलीफ है इतनी अलग सी है, डाइवर्स है, कि सिक्योरिटी के पर्पज से और उसको पूरे तरह के इलेक्शन को कंपेन चलाने के मकसद से चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। आपको पता होगा कि जब भी सर्दियों का मौसम आता है तो रेस्ट ऑफ द जो जम्मू के लोग हैं वो कश्मीर के लोग हैं वो जम्मू की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब कि साउथ की तरफ आ जाते हैं। जब वहाँ पे बर्फबारी वगैरह कम हो जाती है तो वापस फिर से कश्मीर चले जाते हैं। तो इसीलिए कि ऐसी बर्फबारी या सर्द मौसम न होने से पहले वहाँ के इलेक्शन कराकर वहाँ की जो शासन है वहाँ के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को दे दिया जाए, मतलब उसका यूनियन टेरिटरी से उसको स्टेट का दर्जा दिया जाए। और सरकार ने भी ऐसे इसके लिए विंटर सेशन में अभी रिसेंटली बिल लेकर आए हैं, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन या कहते हैं आपका पुनर्गठन बिल जो आया है उसको लेकर के, जिससे तहत वो पूर्ण राज्य का दर्जा भी थे और वहाँ पे स्टेट असेंबली के इलेक्शन भी कंडक्ट कराया जा सके। और इसकी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वहाँ पे इलेक्शन 30 सितंबर 2024 से पहले करवा दिए जाए। तो ये बात थी 370 होने से क्या क्या चीज़ें हमसे और उनमें डिफरेंस थी, जो हट जाने के बाद अब पूरी तरीके से ये सारी चीज़ें जो आपको स्पेशलाइज की गई थी कि ये चीज़ें 370 होने पे वहाँ के लोगों को मिलती थी, अब वो चीज़ें नहीं रहेंगी। अब वो पूरी तरीके से वैसे होंगे जैसे आप अपने राज्य में रहकर महसूस करते हैं, उनको भी वैसा ही वहाँ पर ट्रीटमेंट रहेगा। अब बात करते हैं, अब जानेंगे कि आखिर 370 हटने के बाद 4 सालों में जम्मू कश्मीर में बदलाव क्या आया है। जो पहले आपने देखा कि वो चीज़ें तो हट गई, अब बदला क्या है। देखो, रोजगार, निवेश और कह सकते हैं वहाँ पर उद्योगों में ज़्यादा चीज़ें इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब वहाँ पे अब लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते। पहले ऐसा था कि वहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते थे। इन्वेस्टमेंट कब करते, जब कोई चीज़ खरीद सकते या कहीं पे कोई अपनी फैक्ट्री लगा सकते। तो ये तो कंफर्म था कि वहाँ की फैक्ट्री वगैरह पे खरीदने से पहले वहाँ के लोगों को ही उस ज़मीन पर अधिकार था, वहाँ के लोग ही ऐसा कर सकते थे, आप वहाँ जाके कुछ नहीं कर सकते थे। जब ये 370 हटाया गया तो वहाँ पे लोगों को क्या हुआ, अब उनके पास ये अधिकार है
कि वो वहाँ पर नई इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या हुआ, एक रिपोर्ट आई थी 25 जुलाई को राज्यसभा में, जो हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, मतलब गृह मंत्री हमारे हैं अमित शाह जी, तो गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय जी। उन्होंने कहा कि अभी जब से वहाँ पे 370 हटाई गई है, वहाँ पर करीब से करीब 30,000 लोगों को वहाँ रोजगार दिया गया है, जिसमें करीब 29,295 तो गवर्नमेंट ऑफिसेज की वैकेंसी फिल की गई हैं। और कहा गया बॉर्डर एरियाज में रहने वाले लोग जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहते हैं, हमारी पाकिस्तान से जुड़ी हुई सीमा के पास, वहाँ के लोगों को सेवाओं में और शैक्षणिक संस्थानों में 3% रिजर्वेशन की भी व्यवस्था की गई, मतलब 3% उनको वहाँ पे उनको आरक्षण दिया जाएगा। दूसरा, अगर और भी कई सारे रिपोर्ट्स देखी जाए मीडिया रिपोर्ट्स जो आई हैं, उसमें कहा गया कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का पहला प्रोजेक्ट वहां पे आ चुका है, जिसकी कीमत करीब करीब 500 करोड़ है। और ये जो प्रोजेक्ट आया है, ये संयुक्त अरब अमीरात की एक कंपनी है MR ग्रुप का, जिसमें कहा गया कि इस निवेश के आने के बाद लगभग घाटी के 10,000 लोगों को रोजगार वहां पे दिया जाएगा। 10,000 के लोग अब वहां पे 10,000 रोजगार पाएंगे, अगर ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आने के बाद ऐसा सीन क्रिएट हुआ है। अब एक चीज आती है कि अब जो वहां पे स्टोन पेल्टर्स थे, जो लोग वहां पे पत्थरबाजी करते हैं, उनका क्या हुआ। तो प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज के तहत वहां पे 58,477 मतलब 58,477 करोड़ रुपए के 53 प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। और इसके तहत वहां पे कहा गया ये जो प्रोजेक्ट थे अलग अलग सेक्टर्स में थे। जैसे प्रोजेक्ट्स का जो सेक्टर था, हेल्थ था, एजुकेशन था, टूरिज्म था, स्किल डेवलपमेंट था, और जिससे वहां पे विकास में नई सारी और भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स लगाई गई। कहा गया आने वाले समय में टिल 2023 कह सकते हैं 2037 तक करीब करीब 28,400 करोड़ के और भी प्रोजेक्ट वहां पे स्टार्ट किए जाएंगे। और ये घाटी में नई तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। देखो, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। किसी भी जगह पे आप कोई चीज डेवलप करना चाहेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बहुत मजबूत होना चाहिए, जिसकी वजह से वहां पे नई इंडस्ट्रीज आए। जब इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी तो बाकी जो देश की संस्थाएं हैं, चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री हो, हॉस्पिटैलिटी हो, या फिर आपका मेडिकल हो, हर लोग वहां पे अपना एक रुझान पैदा करेंगे। उसकी भी रिपोर्ट आगे हम आपको बताते हैं। ये तो रिपोर्ट यहाँ पे हो गई। अगली रिपोर्ट है कि सब बहुत लोग वहां पे घूमने भी आ रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स में देखा गया कि 15% तक का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और ये भी देखने को मिला 370 हटने के बाद 4 सालों में कश्मीर में पर्यटकों की संख्या रही। क्योंकि देखिए 2019 में हटाया गया, 20 तक कोविड का जो लहर था थोड़ा बहुत, उसके बाद जैसे जैसे ओवरकम होते गए तो वहां पे करीब करीब 22 तक का जो यहाँ डेटा है 1.88 करोड़ पर्यटक वहां पे आने लगे। क्योंकि देखिए कश्मीर के लोग ये भी जानते हैं कि उनकी जो मेन कमाई होती है वो टूरिज्म से ही होती है। और आपने कभी देखा, बहुत रेयर केस ऐसा हुआ है कि उन्होंने टूरिस्ट पर हमला नहीं कर दिया, टूरिस्ट प्लेसेस पे हमला नहीं करते। वो जानते हैं कि उनकी जो बैकबोन है, जहाँ जो पैसा पाते हैं, वो टूरिस्ट ही हैं। और इस तरह का माहौल बन जाने के बाद, पीसफुल माहौल होने के बाद, जहाँ पे लोग विदाउट एनी सिक्योरिटी घूम सकें आराम से, वहाँ के जो सीनरी है, वहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है उसको देख पाएँ, उसके लिए वहाँ पे करीब करीब लोगों की आबाद बढ़ रही है। और जब और भी इंफ्रास्ट्रक्चर होंगी, और भी फैसिलिटीज़ होंगी, तो लोग और भी ज़्यादा समय तक वहाँ रुकना पसंद करेंगे। और जितना ज़्यादा वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे पीसफुल माहौल में, उतना ही ज़्यादा वहाँ के लोगों के लिए उसके बिजनेस के तौर पर, रोजगार के तौर पर, और करेंसी जो वहाँ की आएगी दुनिया भर के देश के लोगों की जो वहाँ आने के बाद, वो भी चीज़ें वहाँ पर इंक्रीज करेंगी। और ये ग्रोथ आपके जम्मू कश्मीर की एक कह सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को और ज़्यादा बरसाएगा। और लोगों के जो लोकल लोग हैं, वहाँ के जो टूरिस्ट गाइड की तरह काम कर सकते हैं, उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और अच्छी तरीके से ग्रो करके। और अगर इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो वहाँ पे स्किल्स का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज में जितनी भी टूरिस्ट इंडस्ट्री होगी, वहाँ हॉस्पिटैलिटी और आपकी जो स्किल्स हैं वो ज़्यादा इन्हांस होनी जरूरी रहती है। उससे काफ़ी हद तक फ़ायदा वहाँ के लोकल लोगों को होगा। अब ये न्यूज़ आपने देखा होगा, 4 साल में नौकरी से लेकर उद्योग तक पत्थरबाजी अब बीती बात हो गई है। अब पर्यटकों की पहली पसंद जम्मू कश्मीर है। खासतौर से इंडिया के बहुत सारे हिस्सों के लोग, जिनको ये लगता था कि इंडिया के बाकी लोग जब जाते थे तो वहाँ के लोगों का पहला क्वेश्चन होता था कि आप कहाँ से आए हैं। तो अगर आप कहते मैं दिल्ली से आया हूँ, तो लोग कहते हैं आप इंडिया से आए हो। मतलब वहाँ के लोगों को ये एहसास होता था कि शायद इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया एंड जम्मू कश्मीर थोड़ा सा बिल्कुल अलग है, उनकी आपस में कोई मैच नहीं है। लेकिन अब जब एक हो गया है, वन इंडिया हो गया है, पूरी तरीके से सभी राज्य एक हो गए हैं, सभी के कानून एक जैसे हो गए हैं,
तो अब शायद ये गैप जो बीच में था वो फिल होना जारी हो गया। अब लोगों में जो रेस्ट ऑफ हमारे नॉर्थ इंडिया के लोग हैं या साउथ के जो भी लोग हैं, ईस्ट के हैं, वेस्ट के हैं, अब वो इस हिसाब से जाएंगे कि ये भी इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंट्री। नहीं, पहले उनके दिमाग में होता था कि हमारा कानून इनके कानून से डिफरेंट है, क्या हमारे कानून में ऐसा क्या है जो इनके कानून में नहीं। अब ऐसा कुछ भी दिमाग में हौच पौच नहीं रहना, बिल्कुल क्लियर कि जो हमारा कानून है वही सेम इनका कानून। अब 370 खत्म होने के बाद आप जानते हैं दोहरी नागरिकता जिसकी मैंने बात की थी कि डुअल सिटीजनशिप, जहां पे स्टेट सिटीजनशिप भी होती थी, अब वो नहीं रही यहाँ पर। और उसके बाद भी 5 साल कर दिया गया, जैसे पहले वहाँ की विधानसभा का कार्यकाल 6 होता था, 5 साल हो गया। कश्मीर में कहा गया अगर इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया तो वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल खत्म हो गई, क्योंकि आपको पता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पहले जब जम्मू कश्मीर में थी तो वो एक्सेप्शन बेस पे थी, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जहां भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगी वहां कम से कम 120 सीट्स आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होनी चाहिए, मतलब मिनिमम 40 सीट्स काउंसिल की होनी चाहिए। और यहाँ 40 सीट्स ना होने के बाद भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो कि अब खत्म हो गई, जिससे क्या हो गया 7 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें बढ़ गई, जिसमें क्या हो गया 6 आपकी कहाँ पे बढ़ गई, जम्मू में, और 1 हो गई आपकी कश्मीर। कश्मीर मतलब जो वैली एरिया होता है उसे कश्मीर बोलते हैं हम लोग, और जो जम्मू एक प्लेन एरिया है जो आपके जब पंजाब के शुरू होने के बाद ही शुरू हो जाता है। ठीक है, अब वहां पर जब हमारा यहाँ पे जम्मू कश्मीर से जब आपकी धारा 370 हटाई गई, तो आपके केंद्र सरकार ने वहां से 370 हटाने के बाद ही जम्मू और कश्मीर में जो 2 टुकड़े करके एक हिस्सा बना दिया लद्दाख यूनियन टेरिटरी, एक बना दिया जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, जिसमें अभी कहा गया कि न्यू डेवलपमेंट के हिसाब से जो हमारा स्टेट जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया था, या जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत अब कोई क्वेश्चन पूछे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को के 2 टुकड़ों में यूनियन टेरिटरी बनाया गया किस एक्ट के थ्रू, तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में ऐसा हुआ कि 2 हिस्सों में बना दिया गया। 2 हिस्सों मतलब एक यूनियन टेरिटरी आपकी जम्मू और कश्मीर, एक हो गई लद्दाख। अब कहते हैं आतंकवादी घटनाएं कम हो गई। ये देखने को मिला है कि जो देश के अंदर होते थे, ये भी कहा गया मिलिटेंसी की अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, कि 2023 में 2019 में 143 मिलिटेंट्स की रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर से हुई थी। मतलब जम्मू कश्मीर जो मिलिटेंट थे 2000, जो यहाँ पर एक डेटा था 2019 में 143 रिक्रूटमेंट हुए थे, वहीं 2000 आपके 23 में ये रिक्रूटमेंट के नंबर 30 रह गए हैं। अब केवल 30 लोग ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर से मिलिटेंट ग्रुप में रिक्रूट हुए हैं। और ये भी देखा गया कि वहाँ पे जो मिलिट्री ऑपरेशंस में जो मारे गए लोग 47 के राउंड थे। इस बार 2023 में जो मिलिट्री ऑपरेशन में लोग मारे गए वो करीब करीब 47 थे, और जिसमें से 37 पाकिस्तानी मिलिटेंट थे। मतलब ये पहली बार 40 सालों में ऐसा हुआ है कि जितने भी मिलिटेंट वहाँ मारे गए उसमें 4 गुना से ज़्यादा मिलिटेंट फॉरेनर थे, इंडियन नहीं थे। ये पहली बार हुआ, मतलब 47 में 37 आपके पाकिस्तानी रहे हैं। ये एक बड़ा अचीवमेंट था। और ये भी कहा गया आतंकवादी घटनाएं कम हो गई हैं। ये भी कहा गया 2016 में जो 5 अगस्त 2016 से 2019 के बीच में देखे 3 सालों में करीब करीब 290 जवान मरे थे और 191 सिविलियंस की डेथ हुई। और बाद में कहा गया 5 अगस्त 2019 से लेकर अभी जो 2000 यहाँ पे 22 तक का जो हिसाब है उसमें 617 घटनाएं तो हुई, जिसमें 174 जवान मरे और 110 आपके सिविलियंस। ये देखने मतलब नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज, ऐसा नहीं कि पूरी तरह खत्म हो जाएगा, लेकिन अब आप देख सकते हैं लोग वहां पर थोड़ा थोड़ा अब यूज्ड हो गए कि अब यहाँ पे घटनाएं कम होंगी। लोग यहाँ पे पुलिस को भी ये ट्रेनिंग दी जा रही है पब्लिक से कैसे डील किया जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस को भी पब्लिक से डील करने का ट्रेनिंग मिल रहा है, स्पेशलाइज ट्रेनिंग हो रही है। साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं दिखेंगी वहाँ पर, जिसमें से एक चीज़ और आपको बता दें कि यहाँ पे जो पूरा अपडेट आया है, ये पूरी अपडेट में एक चीज़ देख पाए कि ये जो इंक्रीमेंट हुआ है, अब स्टोन पेल्टर्स अब आपके कश्मीर में नहीं है ज़्यादा। आपने घटनाएं बिल्कुल ना के बराबर देखी होंगी। अब केवल सेना बाहर सीमा पार के चीज़ों पर ध्यान दे रही। अब सेना को ये दिक्कत नहीं कि हमें अपने ही लोगों से खतरा है, अपने ही लोगों में जो आपके पत्थर फेंकने लगते हैं किसी भी तरीके से मोटिवेट होकर, अब उनको ये पता है कि ये हमारे साथ है। अब हमें दिक्कत तो है उस पार से, अब केवल सेना का जो ध्यान है एक दूसरी सीमा पार के आतंकवाद की तरफ है। तो पिछले जो 2019 5 अगस्त को जो हुआ था उससे 2023 में ये जो अमेंडमेंट देखने को मिले हैं, ये 370 के अंतर्गत जो चेंजेस आए, गवर्नमेंट ने इस पे जो काम करके दिखाया, इन सबको देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट का जो 5 जजों की बेंच थी, उन्होंने ये बताया कि ये जो चीज़ें हुई हैं ये बहुत पॉजिटिव हुई हैं और इसका देश की विकास में भी काफ़ी अहम योगदान रहेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी हमारे देश का एक अभिन्न अंग है और यहाँ के लोगों का विकास भी हमारे लिए एक उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी जितना हमें रेस्ट ऑफ अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया, सरकार ने अपने मोटिवेशन क्लियर किए हैं और अपने एजेंडा क्लियर किए हैं
कि हम उतनी तेज़ी से, उतनी ही एनर्जी के साथ उन लोगों के साथ भी काम करेंगे, जम्मू कश्मीर के लोग भी साथ करेंगे जो कि हमारे अपने लोग हैं, जो अभी तक इस चीज़ से नहीं बेनिफिटेड है। अब उनको भी इन सभी चीज़ों का लाभ मिलेगा जो बाकी भारत के लोगों को मिलता है, और वो भी इस भावना के साथ हमारे साथ रहेंगे कि हम भी इस अभिन्न देश का अंग हैं और इस पूरे सिस्टम का पार्ट हैं। तो ये पूरी मेरी तरफ से एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको दी कि 370 हटने के 4 सालों के भीतर ऐसा क्या देखने को मिला जिससे ये लग रहा है कि अब वो देश के उस हिस्से में भी उतना अच्छा काम हो पाएगा जो अभी तक हमारे इस विकास के मुद्दे से अलग था। तो ये थी हमारी पूरी जानकारी। आई होप आपको ये पसंद आई होंगी। अगर आपको यहाँ पे इसका पीडीएफ चाहिएगा तो इस टेलीग्राम पे जुड़ के इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव और जानकारी भरे वीडियोस के लिए जिसमें आपके एग्जामिनेशन, इंटरव्यू और एसएसबी के लिए कारगर होंगे, हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, पढ़ते रहें एंड मोटिवेटेड रहें।